का नाम है फेडरलिज्म, जो कि हमने रिसेंट चैप्टर पावर शेयरिंग के अंदर अपने पढ़ लिया है कि पावर किस प्रकार से बांटी जाती है और पावर क्या किसी एक रेस्ट ऑर्गन के पास रहती है या उसके अंडर या उसके आर पार इर्द गिर्द अन्य ऑर्गन्स भी घूमते हैं। और ये अब हम पता करेंगे ये हमारे चैप्टर फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को हिंदी में वैसे कहते हैं संघवाद, फेडरेशन शब्द से उठाया गया है, ठीक है, यानी फेडरलिज्म, ठीक है। ओवरव्यू। In the previous chapter, we noted that the vertical division power among different level of government is one of the major form of power sharing in the modern democracy। ये कह रहा है कि जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा है उसके हमने एक चीज़ देखा कि वर्टिकल यानी सीधे तौर पर पावर अमंग जो पावर बांटेगी यानी शक्ति बांटेगी वो डिफरेंट लेवल पर, यानी आपको जैसे कि पता है कि जो पावर है वो किसी एक ऑर्गन को दी ही नहीं। जैसे कि ब्रुसेल्स वाली कंडीशन आई थी उसमें भी क्या किसी एक को दी थी? बिल्कुल भी नहीं, वहाँ बांट दिया गया था। सेंटर को अलग पावर थी, स्टेट को अलग पावर थी। हुआ था या नहीं हुआ था? तो यही बात हमें याद देखने को ये कह रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, और इसी चैप्टर के अंदर हम फोकस करेंगे किसके बारे में? पावर शेयरिंग के बारे में। इट इज़ मोस्टली कॉमन रेफर्ड टू एज फेडरलिज्म, और ये किस तरीके से जाना जाता है और किस तरीके से संबोधित किया जाता है? फेडरलिज्म। वी बिगिन टू डिस्क्राइबिंग फेडरलिज्म इज अ जनरल टर्म्स। The rest of the chapter tries to understand the theory and practice the federalism in India। अब हम पता करेंगे कि फेडरलिज्म इंडिया के अंदर काम कैसे करता है, इंडिया के अंदर उसका रोल है क्या। ए डिस्कशन ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन इज फॉलोड बाय एन एनालिसिस ऑफ द पॉलिसी एंड द पॉलिटिकल हैज स्ट्रेंथ द फेडरलिज्म इज अ प्रैक्टिस। अब ये क्या कह रहा है कि एक डिस्कशन ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या कह रहा है कि पहले हम डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे किस प्रकार से फेडरल प्रोविजन इज फॉलोड बाय द एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब हो सकता है कि किस प्रकार से पॉलिसीज एंड द पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स दैट हैज स्टैंड द फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस। किस प्रकार से जो फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जा सकता है, किस प्रकार से इसे रूल या रेगुलेशन की तरह किया जा सकता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर। और कब? जब खत्म होगा या हमारा चैप्टर एंड की ओर आएगा। रिटर्न द लोकल गवर्नमेंट ए न्यू थर्ड टियर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म। और ये क्या कह रहा है कि हम वी टर्न टू अ लोकल गवर्नमेंट, हम किसकी ओर मुड़ेंगे? एक लोकल गवर्नमेंट की ओर, ठीक है। न्यू थर्ड टियर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म। सो अब हमारा चैप्टर क्या हो रहा है? शुरुआत। अब आप कहते, आपने ये तो पढ़ लिया कि फेडरलिज्म क्या है, इसमें पावर होती क्या है, क्या ये किसी एक रेस्ट वन ऑर्गन के पास रहती है या इसके आसपास अन्य कोई ऑर्गन हमें देखने को मिलते हैं या नहीं। अब हम पढ़ेंगे कि फेडरलिज्म है क्या, फेडरलिज्म की कहानी है क्या। Let us get back to the contrast between the Belgium and Sri Lanka we saw in the last chapter। ये सब आपको पता है, आपने लास्ट चैप्टर सही ढंग से पढ़ा होगा तो आपको पता है कि क्या कॉन्ट्रास्ट हुआ था इन दोनों कंट्रीज के बीच में, कि आप ज़्यादा माइनॉरिटी किसे मिली, मेजोरिटी किसे मिली, ज़्यादा सपोर्ट में कौन गई, ये सब आपको पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं। You will recall that the one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of central government। और ये बात मैंने आपको बताई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है उसे कम किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किस, कौन से गवर्नमेंट को? स्टेट गवर्नमेंट। और उन्होंने एक थर्ड गवर्नमेंट भी बनाई थी जो कि आपको पता होगा, ठीक है। एंड टू गिव अस द पावर ऑफ द रीजनल गवर्नमेंट, और वो किसे दी जाती है? रीजनल गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट। द रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग इन द बेल्जियम इवन अर्लियर, जो कि पहले से क्या थी, वहाँ पर एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। दी हैड देयर रोल्स एंड पावर, और उनके खुद के क्या थे? कार्य थे, और उनके खुद के क्या थे? शक्तियाँ थी कि उन्हें काम किस प्रकार से करना है। बट ऑल दिस पावर वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट एंड कुड बी विड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो सारी शक्तियाँ हैं वो किन्हें दी गई? किन्हें दी गई? but all these power were given to the government and could be withdrawn by the central government। और वो किससे दी गई? स्टेट गवर्नमेंट को। और किससे उठा ली गई? सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। The change took place in 1993 was that the regional government were given in the constitutional power that were no longer dependent on the central government। अब उसके लिए क्या हो गया? जबकि स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिल गई, अब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है तो वो अपने तरीके से स्टेट को चला सकती है। अगर उनको कोई रूल बनाने तो वो अपने हिसाब से बना सकती है, किसी चीज़ की प्राइस उन्हें अगर हायर कर सकते वो कर सकते हैं। उनके पास इतने राइट आ गए कि वो किसी स्टेट को अपने हिसाब से रन कर सकते हैं। अब उसके अंदर इंटरफेयर किसका नहीं होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। देयर इज़ नो इंटरफेयर इन द स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। अब क्या कहते हैं कि where I was, the change took place
the change took place in the 1993 was that the regional government were given to constitute power that were no longer dependent on the central। ये तो हमने पढ़ लिया। thus Belgium shifted from a unitary to federal form government। और वो किससे शिफ्ट होता है? यूनिटरी यानी सभी क्या थे, पहले यूनाइट थे, बट बाद में वो क्या हो जाते हैं, फेडरल यानी अलग, एक अलग अपनी क्या बना लेती हैं सरकार, जिसके अंदर डिवाइड हो जाता है। जैसे कि अपने बेल्जियम की अपनी कंट्री देख ही रखा है। श्रीलंका continues to be the for all practical purposes a unitary system where the national government has all the power। जैसे ये सही कह रहे हैं कि उन्होंने क्या कर दिया कि किसी एक रेस्ट ऑर्गन को क्या दे दी सारी पावर, पर बेल्जियम ऐसा नहीं करता। उसने पावर, वो जो बेल्जियम वाले क्या करते हैं, पावर को दो भागों में अलग तरीके से बांट देते हैं। ठीक है। तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका तमिल लीडर वांट श्रीलंका बिकम द फेडरल सिस्टम। बट जो तमिल लीडर्स है, जैसे कि अपनी बात है ना, तमिल यालम वाले कहते थे कि हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है उसे अलग कर दिया जाए, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट उसे क्या कर दिया, अलग कर दिया जाए, उसे किस नाम से जाना जाए, तमिल यालम। बट वो क्या चाहते थे कि यहाँ भी क्या है, फेडरल सिस्टम आए, पर ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। फेडरल इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट्स ऑफ द कंट्री। अब ये क्या कह रहा है कि फेडरलिज्म का अर्थ ही क्या होता है कि ये डिवाइड होगा किसके अंदर, ये डिवाइड होगा किसके अंदर, कि एक तो होगी कि सारी जो, और सारी जो होगी ये पावर बंटी हुई रहेगी सेंट्रल के अंदर, और रेस्ट जो बची हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन से स्टेट गवर्नमेंट उन्होंने अपने हिसाब से बनाई कि थर्ड और बनाई, जिसमें क्या थे कि मतलब वो बात करेंगे एजुकेशन, अपने बेल्जियम की बात करें, वो बात करेंगे किसके बारे में कि लैंग्वेज पर बनाई थी ना उन्होंने, कि लैंग्वेज पर बनाई थी, जिसमें एजुकेशन की बात करेंगे, लैंग्वेज की बात। उसी प्रकार से फेडरलिज्म में क्या कहता है, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट ऑफ कंट्री। ठीक है। यूजुअली फेडरेशन हैज टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और फेडरेशन क्या होगा, जैसे कि जो संघ होगी वो क्या होगा, दो भागों में बंटा होगा, टू गवर्नमेंट ऑफिस। ठीक है। One is the government for the entire country that is usually responsible for few subjects। पहली जो होगी वो उत्तरदायित्व होगी किसके लिए, पहली जो अपनी होगी वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, फॉर फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, कि मतलब कुछ जो बात होगी या कुछ मुद्दे हो गए वो बात कौन करेगी, अपने से सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। The other are government at the level of provinces or state that look after much of the day-to-day administrating of their day। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो अपने बच्चे हुए जैसे कौन होगी लिस्ट, ये क्या कह रहे हैं कि ये जो होंगी ये डे बाय डे लुक है। ये तो क्या है कि कोई महीने में एक बार या फिर साल में एक बार, बट ये क्या है कि डे बाय डे लुक करेंगे। ठीक है, यानी एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, देखेंगे कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है, जनता की प्रॉब्लम क्या है, ऑफ देयर स्टेट यानी खुद की राज्य की। बोथ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। और ये क्या करते हैं कि अपनी शक्तियों को अपने हिसाब से चला रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को हार्म करे, बट ये क्या है कि सेंटर का कोई मतलब इंटरफेयर नहीं रहेगा स्टेट के अंदर, ना ही स्टेट इंटरफेयर करेगा सेंटर के अंदर। वो अपने हिसाब से अपना स्टेट आराम से चला सकते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट अपने यहाँ तक ही खत्म हो गया कि बोथ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स। ये मैप है, ये देखिए, सोर्स ऑफ मॉन्ट्रियल किंगस्टन हैंडबुक फेडरलिज्म कंट्री फेडरल कंट्रीज 2002 एमसीजी क्विल यूनिवर्सिटी प्रेस। ये किसी प्रेस ने क्या किया, रिलीज किया, जिसके अंदर ये देखिए रेड वाला है फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, रेड वाला क्या है, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम, जो किसी शो करता है फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम को, और जो वाइट वाला है वो किसी शो कर रहा है नो यूनिटरी फॉर्म को। ठीक है, माइक्रोनेशिया किसी जो अपने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाला जो पैसिफिक पार्ट है उसे क्या, ये वाला पार्ट, इसे क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक रीजन वाले को क्या कहते हैं, माइक्रोनेशिया। देख लेना एक बार आप। अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। In this sense, federation are contrasted with the unitary governments under the unitary system. Either there is only one level of the government or the sub-units are subordinate to the central government। ये क्या कह रहा है कि इस तरह के अंदर फेडरेशन कॉन्ट्रास्ट विद यूनिटरी। अब वो क्या कर सकते हैं कि कॉन्ट्रास्टेड मतलब उनके बीच में क्या रहेंगे, दोनों के बीच में दंडकिन की, सेंट्रल गवर्नमेंट के किसके साथ, अंडर द यूनिटरी सिस्टम either here is one level of government or the sub units are subordinate to central। और ये जो सारे ना ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे किसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। बस सेंट्रल गवर्नमेंट क्या नहीं रहेगी इनके लिए, कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर
टू बी प्रोविंशनल और द लोकल। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि किसी भी प्रकार का लॉ पास कर सकती है, किसके लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए या फिर प्रोविंस के लिए या फिर किसी ब्लॉक लेवल के ऊपर भी। बट इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर दैट द स्टेट वांट टू डू समथिंग। बट द फेडरल सिस्टम होगा उसके अंदर क्या है कि फेडरल सिस्टम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी प्रकार से रिस्पॉन्सिबल नहीं रह सकती किसके लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और इधर क्या है, जब अपने यूनिटरी सिस्टम उसके अंदर क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी प्रकार की अपनी मनमानी चला सकती है किनके ऊपर, स्टेट के अंदर। क्या आपको फेडरल और अपनी यूनिटरी गवर्नमेंट समझ में आ गई है? जो ना आ गई है तो थम्स अप कर दो। State government has power of its own which is not answerable to the central government। स्टेट गवर्नमेंट भी क्या होगी, उनके प्रति ना ही तो कोई उत्तरदायित्व रखेगी, ना ही वो रिस्पॉन्सिबल होगी किसी चीज़ को लेके या किसी चीज़ को जिम्मेदार ठहरा के। बट बोथ दीज गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। वो अपने जो जनता की प्रॉब्लम होंगी वो अपने लेवल पर सॉल्व करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पर सॉल्व करेगी और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने लेवल पर सॉल्व करेगी। ठीक है। let let us let us look let us look at some of the key features of the फेडरलिज्म। अब हम पढ़ते हैं कि फीचर्स क्या हो सकते हैं। आपसे पूछ ले फेडरलिज्म क्या है तो आप बता देना कि फेडरलिज्म क्या है। ये भी आपको बताना पड़ेगा। क्या फेडरलिज्म क्या है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ था कि ये रहा फेडरलिज्म। Federalism is a system of the government in which the power of divided between the central authority and the various constituent units of the country। तो ये आपको यहाँ पर फेडरलिज्म की क्या मिल जाएगी डेफिनेशन। देयर आर टू और ये देखिए अब हम पढ़ते हैं फेडरलिज्म के की फीचर्स। देयर आर टू और मोर लेवल टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कि आपको पता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट होगी वो क्या होगी, दो भागों में बंटी हुई होगी। डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट द सेम सिटीजन बट ईच टीयर हैज ओन ज्यूरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि अपने फेडरल गवर्नमेंट होगी वो दो भागों में डिवाइड है, सेंट्रल अलग है, स्टेट अलग है। बट यहाँ पर क्या हो रही है कि टीयर्स जो होंगे वो अलग सेम होंगे, सेम ही सिटीजन बट पार्ट ऑफ बाउंड्री अलग होंगे। बट ईच टीयर हैज़ ओन, उनके अपने ही न्याय संहिता होगी, अपने ही हिसाब से ज्यूरिसडिक्शन होगी इन स्पेसिफिक मैटर। और वो क्या, अपने कोई अलग मुद्दे पर लेजिस्लेशन अलग हो सकता है, टैक्स अलग प्रकार से ले सकते हैं एंड एडमिनिस्ट्रेशन लेवल भी उनका क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। जैसे कि रिसेंट ईयर में क्या हुआ था, स्टेट के अंदर पेट्रोल की जो वैल्यू थी वो ज़्यादा हाई हो रही थी बट ये रिड्यूस करवाती है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। और इंडिया के अंदर यूनी फेडरल सिस्टम चलता है, यहाँ पर सेंटर की स्टेट के प्रति हमेशा कुछ ना कुछ चलती है। The jurisdiction of the respective level of tiers of government are specified in the constitution, so the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed। The jurisdiction of the respective level of tiers of government are specified in the अब इनका जो स्टेट लेवल का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो अपने हिसाब से ज्यूरिसडिक्शन वर्क करेगा और जो सेंट्रल लेवल का होगा वो अपने हिसाब से ज्यूरिसडिक्शन को क्या करेगा, वर्क करवाएगा। ठीक है। So the existence of the authority of each tier of government is constitutionally guaranteed। तो किस हिसाब से वो अपने हिसाब से क्या कर सके, हेल्प कर सके फॉर द पीपल। Fourth, the fundamental provision of the constitution cannot be unilaterally changed by the one level of government। Such changes require to consent of the both level of government। द फंडामेंटल प्रोविजनली कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अनलिटली चेंज। अब जो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से फंडामेंटल ऑफ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अनलिटली चेंज, ये क्या है, बदल नहीं जा सकते एक सरकार के द्वारा। सच चेंज रिक्वायर्ड टू कॉन्सेंट ऑफ बोथ लेवल। अब कोई किसी प्रकार का अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो वो एग्रीमेंट होगा बाय द बोथ ऑफ गवर्नमेंट इन द फेडरल सिस्टम, नॉट ओनली द वन। फिफ्थ देखते हैं, courts have the power to interrupt the constitution and the power of the different level of government। courts के पास क्या होते हैं, अपनी अपनी पावर होती है और अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के किस हिसाब से अपने एक स्टेट को वर्क करवाना है, किस हिसाब से एक सेंटर को वर्क करवाना है। द हाई कोर्ट्स एक्ट्स एंड एम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज फॉर द रिस्पेक्टिव पावर। और हाई कोर्ट यहाँ पर क्या करता है, कार्य करता है किस प्रकार से कि कोई मतलब लॉ के अंदर दिक्कत आ रही है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो वो क्या करता है, एज ए एम्पायर की तरह वर्क करता है। कौन, हाई कोर्ट। ठीक है। और हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज द
ये वर्क करता है कौन, एज ए अंपायर की तरह। जैसे क्रिकेट के अंदर अंपायर की ज़रूरत होती है, कबड्डी के अंदर रेफरी की ज़रूरत है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है हमें किसकी, एक थर्ड पर्सन की, मीडिएटर की। वो हेल्प क्या करता है, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो रही है सेंट्रल और स्टेट दोनों के बीच के, कि भाई कोई लॉ हमारे से गलत तरीके से यूज़ करिए सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, तो उसको हेल्प कौन करवाएगी, अपने हाई कोर्ट। Source of revenue for each level of government are clearly specified to ensure in the financial autonomy। अब ये क्या कर रहे हैं कि जो रेवेन्यू यानी जो आय, जो अपने क्या बोल सकते हैं इसे, टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं ये, और वो क्या होगी, स्पेसिफाइड होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर सकती है, उनको अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, इतनी छूट है कि आप अपने हिसाब से टैक्स लगा सकते हो, टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट, सेवंथ पॉइंट। तो सेवंथ पॉइंट देखिए आप, द फेडरल सिस्टम थस हैज़ ड्यूल ऑब्जेक्टिव। अब फेडरल सिस्टम होते हैं उसके कहते हैं ड्यूल यानी दो, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। पहला क्या होता है कि सबको सुरक्षा प्रदान करे, प्रमोट करे क्या, यूनिटी यानी एकता, किसकी, किसी देश की, एक अपने भारत देश के मान को ले सकते हैं कि टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री वाइल एट द सेम टाइम ऑफ अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। क्योंकि इंडिया के अंदर कितना रीजनल डाइवर्सिटी ये भी आप देख सकते हो, इसलिए ठीक है, वाइल एट द सेम टाइम ऑफ अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। देयरफॉर इसीलिए टू एस्पेक्ट of are crucial for the institution and practice of the federalism। इसीलिए ही दो प्रकार का, जो देखिए कह रहे हैं ना, टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन, और किसी भी टू प्रकार की, सॉरी, दो प्रकार की अगर कोई इंस्टीट्यूशन प्रैक्टिस करवाने तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। यहाँ पर दो एस्पेक्ट यानी दो विचारधारा। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू द सेम रूल ऑफ पावर शेयरिंग। अब जो सरकार होगी उन्हें एक भिन्न स्तर के ऊपर क्या होना पड़ेगा, एग्री होना पड़ेगा, किसके लिए, पावर का बंटवारा करने के लिए। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाई इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड द एग्रीमेंट लिव टुगेदर। अब इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, फैक्टर प्ले करती है किस चीज़ का, कि एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट होना जरूरी है और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर होना जरूरी है, तभी क्या हो सकता है, फेडरल सिस्टम वर्क कर सकता है। अदरवाइज देयर इज नो चांस टू वर्क, अदरवाइज देयर इज नो चांस कि फेडरल सिस्टम वर्क कर भी सकता है। नाउ वी हैव टू मूव नेक्स्ट टॉपिक which is the exact balance of power between the central and the state government varies from the federation to another। अब ये कह रहे हैं exact balance होता है, balance होता है, the exact balance of power between the central and state government varies from the federation to another। ठीक है, तो क्या होता है कि जो बैलेंस होता है यानी बंटवारा या फिर संतुलन, वो कैसा रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट रह सकता है। कैसे, लेट अस प्रैक्टिस। दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म। ये डिपेंड करता है कि कब फेडरेशन सिस्टम फॉर्म किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, this balance depends yoga mainly on the historical। There are two kind of routes through which the federation have been formed। The first route involves independent states coming together their own to form bigger unit। अब ये कह रहा है कि द फर्स्ट रूट, पहला जो रास्ता हो सकता है क्या, कि इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट, ये सारे जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स राज्य कमिंग टुगेदर साथ में आए, किस लिए, ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट, यानी किस लिए, क्या है कि एक बड़ी इकाई बनाने के लिए, क्या, together on their big, so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security। अब यही एक कारण बन सकती है कि यूनियन इज स्ट्रेंथ। एक लाइन जो लगती है इंग्लिश में मॉरल के अंदर, वो यहाँ पर वर्क कर सकते हैं कि अब जो सारे लोग हैं वो आएंगे और वर्क करेंगे किसके लिए, एज अ बिगर यूनिट फॉर द कंट्री, और फॉर किसके लिए, सिक्योरिटी के लिए, तो यहाँ पर वो बात लग सकती है। दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड इन द यूएसए। और ये जो फेडरेशन सिस्टम है वर्क करता है कहाँ पर, वर्क करता है यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया एज वेल एज, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी करता है। इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशन, ये पहली बनती है क्या, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द फेडरेशन। All the constituent state usually have equal power, a strong vis-a-vis the federal government। और इन सभी के पास क्या है, इक्वल पावर होती है और स्ट्रॉन्ग vis-a-vis, वाइस वर्सा कह सकते हैं, फेडरल गवर्नमेंट, और साथ में इनके साथ क्या होती है, फेडरल गवर्नमेंट भी होती है। द सेकेंड रूट, अब हम देखते हैं दूसरा रास्ता।
The second route is where a large country decides to divide its power between the constituent state and the national government. अब ये क्या कह रहे हैं कि दूसरा रास्ता क्या हो सकता है, लार्ज कंट्री सच लाइक जैसे कि अपने इंडिया होगी, साउथ अफ्रीका सॉरी ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये क्या है एक लार्ज नेशन की तरह है, ठीक है। ये क्या करते हैं कि स्टेट्स के अंदर ये क्या कह रहे हैं द सेकेंड रूल्स वेयर द लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर, ये क्या करेंगे कि अपनी पावर को बांट देंगे किस लेवल पर, बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट, किस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट के लेवल पर बांट देंगे और नेशनल गवर्नमेंट पर। इंडिया, स्पेन एंड द बेल्जियम आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, और ये क्या बनते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन सिस्टम का पार्ट बनते हैं। कौन, यहाँ पर हमारे इंडिया, स्पेन और बेल्जियम, जो कि आपने बेल्जियम की पूरी कहानी सही ढंग से पढ़ रखी है तो आप इंडिया की कहानी को भी कनेक्ट कर सकते हो इजीली। इन दिस सेकेंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल, और जो सेंट्रल क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पड़ती है, थोड़ी मोर पावरफुल पड़ती है। जैसे अपने अभी हाल फिलहाल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है, बीजेपी की सरकार बनी हुई, ठीक है। Government tends to be more powerful vis-a-vis the state. Very often, different constituent unit of federation have unequal power. और ये क्या कहता है, वेरी ऑफन, शायद अक्सर सामान्य तौर पर क्या हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर, शायद ये हो कि फेडरेशन गवर्नमेंट के अंदर अनइक्वल यानी असमान रूप से पावर को देखना पड़े। सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर, और जो कुछ ऐसे भी ग्रुप होते हैं, ऐसे भी समूह होते हैं जिन्हें क्या मिलती है, स्पेशल पावर मिलती है। अब ये ग्लॉसरी के अंदर ज्यूरिसडिक्शन के बारे में देखा गया है, तो देखो ज्यूरिसडिक्शन दिस द एरिया और विच समवन हैज़ लीगल अथॉरिटी, यानी उसके पास क्या हो, पूरे न्यायपालिका कि मतलब न्याय किस हिसाब से करना है। दे आर मे डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज और द इन द टर्म्स ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ सब्जेक्ट, किसी के बारे में हो सकता है। तो ये ज्यूरिसडिक्शन की ग्लॉसरी है, अब देख लेना। नेक्स्ट वन इज, तो ये सारे क्या हैं, स्पेशल पावर की तरह वर्क करते हैं। अब देखते हैं व्हाट मेक्स इन इंडिया ए फेडरल सिस्टम, क्या ऐसी चीज़ है जो इंडिया को फेडरल सिस्टम या फेडरल कंट्री बनाती है या नहीं। ये अपने आज के लिए क्या होगा, लास्ट टॉपिक होगा, फिर इसे नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम कवर अप करेंगे। तो देखते हैं, वी हैव earlier see how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversity. What about a vast country like India with also so many languages, religion and regions? What are the power sharing arrangement in our country?